नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली, लेकर वही खास शो। जी हाँ, जहां फ्रॉड का बताते हैं हम नया नया किस्सा, जाने अनजाने हर कोई बन रहा है उन सब का हिस्सा। जी हाँ, राष्ट्रवाणी की वो मुहिम जिसको लगातार आप बहुत दुलार दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, और आज फिर एक नए शो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज का शो बेहद सेंसिटिव है। जी हाँ, डेंजरस और समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और रियलिटी से जुड़ा है। साइबर रिवेंज अटैक। साइबर रिवेंज अटैक टेक्नोलॉजी ने हमें यकीनन पावरफुल बनाया है, बहुत सारी सहूलियत सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल तमाम जिंदगियां तबाह कर रहा है, तमाम रिश्तों को दांव पर लगा रहा है, और जाने अनजाने और तमाम लोग उसके शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन कैसे? एक स्क्रीनशॉट, एक प्राइवेट फोटो, एक फेक वीडियो, और उसके बाद जिंदगी उलट सकती है, पलट सकती है। वो तमाम हलचल, वो ऐसा तूफान ला सकती है जिससे सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और आज हम उसी पर बात करेंगे रिवेंज पॉर्न पर, डीप फेक, स्टॉकिंग, वो तमाम मुद्दे जिस तरह से जो आजकल साइबर अटैक के साथ साथ उन सब चीज़ें, और जानेंगे उसके कानूनी पहलू, वो सारे पहलू जहां पर कम से कम आप कैसे बच सकते हैं और क्या चीज़ों को, ये सब चीज़ें हर किसी को जाननी चाहिए, हर परिवार को, हर सदस्य को, हर एक इंसान को इसकी समझ होनी चाहिए। और हमेशा की तरह मेरे साथ मेरी सहयोगी कामाक्षी शर्मा, जो कि ना केवल साइबर एक्सपर्ट हैं बल्कि एक यूथ आइकॉन है, महिला सशक्तिकरण की आवाज़ हैं, और वो तमाम ऐसे फ्रॉड और ऐसी कहानियों से पर्दा उठाती हैं। उन्हीं से जानेंगे सबसे पहले कि कामाक्षी, ये साइबर रिवेंज अटैक है क्या? साइबर रिवेंज अटैक, अगर इसकी बात करें, जैसा कि नाम है रिवेंज मतलब बदला। लेकिन डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग के साथ बदला भी लोगों ने कर दिया डिजिटल। लोगों को लगता है कि स्क्रीन के पीछे छुप के वो इजीली किसी से भी बदला ले सकते हैं। अच्छा। और साजिद जी, मैं अगर बात करूं तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग जो नया डाटा आया है उसमें ये है कि साइबर क्राइम के केसेस तो हम सब जानते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हर 3 में से एक केस ऐसा होता है जिसमें वुमेन्स टारगेटेड अटैक होता ही होता है। और ये वुमेन्स टारगेटेड अटैक जो हो रहा है, उसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि जब महिलाओं पे ऐसे अटैक होते हैं, चाहे उसे रिवेंज पॉर्न कह दिया जाए, डीप फेक कह दिया जाए, डॉक्सिंग कह दी जाए, इस तरह के जो अटैक्स हो रहे हैं, ये कोई स्ट्रेंजर नहीं करता। मैक्सिमम केसेस में 85% केसेस में ये कोई आपका या तो एक्स पार्टनर कर सकता है, या दोस्त कर सकते हैं, या फिर कोई रिलेटिव होते हैं। और कुछ केसेस तो आजकल ऐसे भी आ रहे हैं कि इसमें कजन्स भी इन्वॉल्व है। हो, मतलब इसमें बहुत करीबी मामले वाले लोग ना। जी, बहुत करीबी आपके लोग। और ये कहते हैं ना, ये गुस्से का एक पल का जो लोग सोचते हैं कि किसी गुस्से में डाल दिया हमने, हमारी लड़ाई हुई या हमें रिजेक्शन मिला, सामने वाले की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। क्योंकि डिजिटल दुनिया में जो भी चीज़ इंटरनेट पे गई है वो कभी डिलीट नहीं होती है, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई फुटप्रिंट्स रह ही जाते हैं। ये किसी न किसी उस पे क्लाउड पे, मतलब जो तमाम जितनी भी आजकल सारी चीज़ें हैं, वो कई बार होता है ना, हमने फ़ोन से डिलीट कर दिया, जी, फिर हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि किसी को भेजते वक्त वो चीज़ दिखाई भी दे रही है, तो कहीं मेल पे होगी या कहीं दूसरे उस पर भी हो सकती मेल है। पे होगी, या किसी ने ऑफलाइन सेव कर दी वो फ़ोटो, किसी ने अपने लैपटॉप में सेव कर दी। अगर बाई चांस किसी ने किसी की फ़ोटोज़ जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे वायरल कर ली, हमने वहाँ से तो डिलीट करवा लिया, बट जिसने स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा, आप उससे कैसे डिलीट करवाएंगे? नहीं चीज़, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये आदमी सिर्फ गुस्से में कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो कि भाई किसी ने शेयर किया, क्या वो भी इसका अपराधी हुआ? शेयर करने वाला भी अपराधी है आज की डेट में, देखा जाए तो। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि अगर रियल अपराधी तक नहीं पहुंच रहे, जहाँ जहाँ से वो चीज़ें शेयर हुई हैं उन लोगों को टारगेट कर लिया जाता है, उनके नाम एफआईआर में लिखे जाते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ रिवेंज पॉर्न की नहीं, जब हम शेयर करते हैं हम बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिससे हमारे देश में दंगे हो जाते हैं, या इलेक्शंस के टाइम पे हम बहुत देखते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए किसी ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि यहाँ पे रैली निकलनी है, ये निकलनी है, आंदोलन निकलना है, और वो चीज़ फिर धीरे धीरे खतरा बन जाता है। और कई बार ये चीज़ें फेक भी होती हैं। मतलब जैसा कि आपने बताया, जो इसका नाम है साइबर रिवेंज अटैक, ये करीब ऐसा हो गया कि भाई हमको किसी से बदला लेना है, जी खुन्नस निकालनी है, या उसको बदनाम करना है, कुछ इसी तरह का मामला हो गया। हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक करेक्टर एसोसिएशन है, डिजिटल वायलेंस है,
और कहीं ना कहीं डिजिटल दुनिया में एक मर्डर की तरह काम करता है, क्योंकि ये जिस पे होता है ना, उस पर्सन पे, उसकी फैमिली पे क्या बीतती है वो वही समझ सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल गर्ल्स हो गए, ऑफिस में लोग काम करते हुए हो गए, या वैसे आपका कोई जैसे कहना एक्स पार्टनर हो गया, उसकी गलत फोटोज़ को आपने किसी तरह से सोशल मीडिया पर या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, आजकल तो टेलीग्राम और ये सब बवाल भी हैं, वहाँ भी आपने किसी तरह कर दिया, कुल मिलाकर उसका कैरेक्टर एक्सटेंशन हो गया। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि कई बार ये होता है ना कि अरे हमें क्या, एक बहुत अच्छा वो है ना सोसाइटी में, मतलब हमसे नहीं जुड़ा है तो हमें क्या, एग्जैक्टली। इससे इग्नोर करते लोग चले गए। लोग उन सब चीज़ों को तब तक फील नहीं करते, जब तक नहीं समझते, जब तक, कई बार होता है ना कि जब तक आप पे खुद ना बीती हो, जी। जाके पाँव ना पड़ी बेवाई वो का जाने पीर पर, आई टाइप का मामला हो गया। लेकिन क्या आप हमें किसी एक स्टोरी, किसी कहानी के जरिए बता सकती हैं कि भाई ये है क्या और किस तरह की चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, कैसे कैसे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं? कुछ कहानियाँ ना सुनने में बहुत दर्द देती हैं, पर हमें उन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानियाँ सुन के हम अपने लिए एक सीख बना सकते हैं। ये केस है रिया का, जो बेंगलोर में रहती थी। उसका 2 साल का रिलेशनशिप था और फिर बॉयफ्रेंड से किसी बात को लेके ब्रेकअप हो गया। बॉयफ्रेंड की ही गलती थी, वो उसने हाथ उठाया किसी नॉर्मल सी बात पे कि वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे क्यों चली गई। पॉजेसिव हो गया था रिश्ते में और इस चक्कर में हाथ उठा दिया, तो रिया ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। 6-7 महीने उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, बात नहीं हुई, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई। अब उसके पेरेंट्स ने उसके लिए शादी के लिए एक लड़का देख लिया। इसके बाद शुरू होता है रिवेंज का खेल। उस लड़के को जैसे ही पता लगा कि इसका रिश्ता हो गया, उसको जो उन लोगों की प्राइवेट फ़ोटोज़ थी, जो प्राइवेट वीडियोस थी, वीडियो कॉल पे जो एक कहते हैं ना ऑब्ससीन इमेजेस थी, वो दिखा के उसे डराने लगा। पहले धीरे धीरे मैसेजेस करे, फिर एकदम से धमकियाँ दी, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई कि मुझसे एक बार और मिल लो, ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ पे वो मिले वहाँ पे भी, उस होटल रूम में भी उसने कैमरा लगा रखा था, अच्छा, लेकिन उसने फिर से वो सारा अरेंजमेंट करा। और जब उससे वो इमोशनल, क्योंकि उसने पहले ही बोला कि ये फ़ोटोज़ जो है मैं तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगा, ऑफिस में भेज दूंगा, हर जगह भेज दूंगा, तो वो मिलने चली गई होटल में। और वहाँ पे भी वो कैमरा लगा रखा था और उस कैमरे में उसने उससे सब उगलवा लिया कि हमारे बीच क्या क्या हुआ, हम कब मिले, कहाँ कहाँ हम ट्रिप्स पे गए। उसके बाद जैसे ही वो मिल के गई, अगली सुबह तक उसके पेरेंट्स पे, उसके ऑफिस पे, उसके होने वाले इन लॉज पे इंस्टाग्राम से उनका आईडी लिया और उनको वीडियोस भेजना फटाफट फटाफट शुरू कर दिया गया। आप मानेंगे नहीं, सुबह वो वीडियोस गई और शाम को रिया के पापा को हार्ट अटैक आ गया था। क्योंकि एक कहते हैं ना कि सोसाइटी ने जज करना शुरू कर दिया। ऑफिस में रिया के लिए माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया और रिश्ते टूट गए। और पिता के लिए तो इससे बड़ी बेइज्जती, या परिवार के लिए भी क्या ही हो रहा था। जी,